फाइन, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल हमने डिस्कस किया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वहाँ पे हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें कैसे डील करनी होती है। कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो रेट कितना टाइम हो गई, उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। फिर हमने देखा एक्सपेरिमेंटल वाला, experiment दिए हों, experiment number of experiment is given to you by varying the concentration of different reactant and rate is given corresponding to those concentration। तो फिर वहां से ऑर्डर कैसे पता करेंगे, कैसे हम रेट लो लिखेंगे। देन सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज मोलिकुलरिटी। इसको डिस्कस करने से पहले हम उसका डिस्कशन करते हैं जो हमने लास्ट में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक था एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द सेकंड वाज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स इज मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी से उनका क्या लेना देना है, तो उनको देखते हैं। तो राइट डाउन व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, फाइन। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, तो मोलिकुलरिटी बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अलग से डिफाइन होगी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट राइट डाउन दिस इज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन write down the molecularity of the elementary reaction. The molecularity of elementary reaction is equal to the number of molecules. Molecularity for elementary reaction is equal to the number of molecules present in balanced chemical equation. Number of molecules present in balanced chemical equation या reaction. Fine. तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी जो है बिल्कुल आसान है, वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in balanced chemical equation. So for example, if we talk about certain elementary reaction, let's suppose this is PCl5 on heating will convert it to PCl3 plus Cl2. It is a kind of elementary reaction. ये एक elementary reaction है। तो इसका मोलिकुलरिटी कितना होगा, जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखें तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं PCl5 के, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, only one molecule. That means molecularity is 1. Molecularity of this given reaction is equal to 1. और जिनकी molecularity 1 होती है उनको हम unimolecular reaction कहते हैं बच्चों। What is that? Unimolecular reaction. Those reaction whose molecularity is 1. So this is the example of unimolecular reaction. तो molecularity क्या होगी, elementary reaction की number of molecule involved in balanced chemical reaction. जैसे one more example, NH4NO2 on heating gives N2 plus 2H2. So it is also example of unimolecular. Molecularity is one. जैसे one more reaction, if we talk about bimolecular, this is NO plus O3 will give you NO2 plus O2. This is 2HI will give you H2 plus I2. Fine. तो यहाँ से ध्यान से समझें, अगेन आपको गिवन है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मोलिकुलरिटी बताओ। व्हाट विल बी द मोलिकुलरिटी, इट इज सम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल NO का है, एक O3 का है, तो मोलिकुलरिटी इज 2। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 2 HI के मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मोलिकुलरिटी इज 2। मॉलिक्युलरिटी 2। और जिन रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 होती है बच्चों, वी विल कॉल देम एज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? सो इट इज एग्जांपल ऑफ बाइमॉलिक्यूलर, इज एग्जांपल ऑफ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फाइन। इसी तरह से एक दो एग्जांपल आप ट्राइमॉलिक्यूलर का भी याद रखें, और याद रखना मोलिकुलरिटी अप टू 3 इज
एनफ। वो रिएक्शन बहुत ही रेयर हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा होगी। What I told, those reaction whose molecularity is greater than 3 are very rare, बहुत रेयर होती है। ज्यादातर की molecularity up to 3, 3 is maximum you can say। नेक्स्ट C की बात करें तो it is 2SO2 plus O2 will give you 2SO3। This is 2NO plus O2 will give you 2NO2। तो यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, 3 मॉलिक्यूल, 2 1 2 1, टोटल ऑफ 3। Hence these reaction are having molecularity equal to 3, we will call them as trimolecular reaction। ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, क्लियर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी निकालना बहुत ही आसान है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड इन बैलेंस रिएक्शन। अब सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कैसे निकाली जाती है। तो राइट डाउन मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, सबको याद होगा व्हाट वाज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या था, ये सभी को याद होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन व्हिच इज प्रोसीड आउट इन मल्टीपल स्टेप, बहुत ज्यादा स्टेप में होगी ये रिएक्शन। फाइन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में यस मल्टीपल स्टेप, वेरी गुड। फाइन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने जाएंगे तो हर स्टेप में अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। सोच पा रहे हो, जैसे एक रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है तो जरूरी थोड़ी है कि तीनों ही स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, बट इट इज फैक्ट दैट मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ गिवन रिएक्शन इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेप वाइज वो वेरी होती रहेगी, पहले स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 3 है, दूसरे स्टेप की 1 है, तीसरे की 2 है, नॉट लाइक दैट। मॉलिक्युलरिटी इज द फिक्स वैल्यू फॉर ए गिवन रिएक्शन। यहाँ पे हम देखें तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, राइट डाउन for complex reaction the molecularity is the total number of molecules involved in total number of molecules involved in rate determining step, total number of molecules involved in rate determining step, and it is in short form it is written as RDS step। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं। अब ये आरडीएस स्टेप कौन सा होगा, जनरली इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप, क्लियर, दैट इज आरडीएस स्टेप। फाइन, सो फॉर complex reaction molecularity is equal to the number of molecules involved in rate determining step or slowest step। फाइन, जैसे एक मैकेनिज्म यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, यू जस्ट टेल मी द मॉलिक्युलरिटी। द रिएक्शन, मेन रिएक्शन इज 2H2O2 will give you 2H2O plus O2, ये एक रिएक्शन है। फाइन, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, the mechanism, ये रिएक्शन कैसे होती है। if we talk about mechanism, the H2O2 molecule will break to generate H2O plus nascent oxygen or atomic oxygen, this is the first step। fine, second step में ये दो nascent oxygen, दो ऑक्सीजन के एटम रिएक्ट करके O2 बना देते हैं, दो ऑक्सीजन के एटम रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, O2, क्लियर। तो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। सोच पा रहे हो सभी, ये हमारी मेन रिएक्शन है जिसका स्टेप फर्स्ट है H2O2 का डिकम्पोजिशन वाटर में और नेसेंट ऑक्सीजन में, फिर दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके O2 बना रही। फाइन, so this step is the slow step and this step is the fast step। so can you tell me what is the molecularity of reaction, what is molecularity? सोचो अच्छे से, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन आरडीएस स्टेप। वेरी गुड, 1 इज करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन आरडीएस स्टेप, वेरी गुड।
आरडीएस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, तो आरडीएस हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लोएस्ट इन दोनों में से ये है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, ओनली वन मॉलिक्यूल, मोलिकुलरिटी इज वन एंड वी विल कॉल इट एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर। तो अब कुछ लॉजिक आपके पास होने चाहिए कि आप स्टेप के बारे में पता कर पाओ, मीन्स कि कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्लो है। देन जैसे यहाँ पे तो मैंने लिख लिया था, बट लेट सपोज इट वाज नॉट रिटन हियर, so how to know whether the step is fast or slow? O is highly unstable. शाबाश, very good. माधवी का आंसर आ रहा है कि O is highly unstable. O is unstable, then obviously the unstable product will be formed very slowly. Very good. इसी से पता चलता है, क्लियर, कि किस स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं, इंटरमीडिएट स्टेट किसमें बन रहा है, जिसमें आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेप स्लो होगा बच्चों, क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, और जब भी कोई अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहता। फाइन, so take a screenshot. This is how we define the molecularity for elementary and complex reaction. एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, इसी पे बेस्ड है। फाइन, चलिए, बिफोर दैट राइट डाउन a note, write down note about molecularity। जैसे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था बच्चों, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, उस पे 3-4 डिफरेंस लिखो, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस लिखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, एंड यू मस्ट नो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्डर जैसा हमने डिस्कस किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड कॉन्सेप्ट, बट दिस molecularity is totally theoretical concept। ये theoretical है, इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं, इसको निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे, बट ऑर्डर पता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसा हमने कल क्वेश्चन में देखा। क्लियर। तो पहला डिफरेंस हो गया, तो इसमें आप लिखें नोट में, राइट डाउन फर्स्ट नोट, मोलिकुलरिटी इज अ टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट नोट लिखें, molecularity is a totally theoretical concept। Fine. Second point, if we talk about order, order जो था उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इंटीजर, फ्रैक्शन, जीरो, इवन, बट molecularity is always a whole number। Clear? So write down, molecularity of a reaction can't be zero, molecularity of a reaction can't be zero, negative, or in fraction। Molecularity of a reaction can't be zero or negative or in fraction, it is always a positive whole number, it is always a positive whole number। Fine, so I hope सभी को पता है what is the difference between whole number and integer। बताइए, what is whole number? Anyone? अच्छा, मैं चाहूंगा बायो के बच्चे बताएं, मैथ वालों के तो चलो रिलेशन फंक्शन में जब आप सेट पढ़ते हो, होल नंबर नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एक्सेप्टिंग जीरो, होल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, तो अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखा, नंबर फ्रॉम 1 ऑनवर्ड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, यस, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू इन्फिनिटी। क्लियर, वेरी गुड। integer can be negative or positive, integer also include zero, zero is also integer। Fine, तो जहां पे हमने लिखा था molecularity cannot be negative, zero or fraction, it can be zero or positive, integer can be zero positive, yes, good। तो जहां पे हमने लिखा था
molecularity cannot be zero, negative और fraction, कॉमा करके it will be always a whole number. पॉजिटिव को आप हटा सकते हैं, क्लियर। ऑब्वियसली होल नंबर है तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो वो पॉजिटिव ही होंगे ऑटोमेटिकली, तो उस पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, राइट डाउन थर्ड नोट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट डाउन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द reaction whose molecularity is greater than 3, the reaction, नहीं बच्चे होल नंबर में जीरो नहीं आता, whole number does not include zero, whole number starts from 1. How many of you think that whole number includes zero? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होल नंबर जीरो को इंक्लूड करता है। फाइन, बिल्कुल सही है, लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं। होल नंबर में जीरो होता है, उसको आप सही कर ले, होल नंबर एक्सेप्ट जीरो कर लो, जहां पे आपने लिखा है सेकंड पॉइंट, आई थिंक दैट वाज सेकंड पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी कैन बी, इसको ठीक कर ले, मॉलिक्युलरिटी कैनॉट बी, मॉलिक्युलरिटी कैनॉट बी जीरो, कैनॉट बी नेगेटिव और कैनॉट बी फ्रैक्शन। मॉलिक्युलरिटी इनमें से कुछ नहीं हो सकता, बट मॉलिक्युलरिटी इज अ होल नंबर, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को हटा दो क्योंकि हमने जीरो को नहीं रखा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जीरो मॉलिक्यूल विल इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन और इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप। तो मॉलिक्युलरिटी में आप सही कर लें उसको, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, और यू कैन से ऑलवेज a natural number. Yes, you can write natural number. Clear? Yes, you can write natural number. But next point, एक्चुअली इनमें हमें रेस्ट्रिक्शन लगाना है, दैट इज अवर मेन पॉइंट। जैसे होल नंबर में भी हमें जीरो को एक्सक्लूड करना है, और होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों में ही भी हमें हाई वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है। तो इसलिए हमने थर्ड पॉइंट इंप्लीमेंट किया कि मॉलिक्युलरिटी, थर्ड पॉइंट क्या था, दोज रिएक्शन whose molecularity is greater than 3 are very rare। तो वो रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 या 3 से ज्यादा है, वैसी रिएक्शन बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है। ज्यादातर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 2 या ज्यादा 3 हो जाएगी। क्लियर? तो लिखा सभी ने थर्ड पॉइंट। व्हाट वाज थर्ड पॉइंट? द मॉलिक्युलरिटी, दोज रिएक्शन whose molecularity is greater than 3 are very rare। फाइन, तो एक क्वेश्चन करेंगे सभी, राइट दिस क्वेश्चन। कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, कंसिडर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? दिस इज 2NO2 प्लस F2 विल गिव यू 2NO2F, ये रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म क्वेश्चन में ही गिवन है, मैकेनिज्म, तो सजेस्टेड मैकेनिज्म, कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा बनता है। तो पहला गिवन है NO2 और F2 आपस में रिएक्ट करके NO2F बनाते हैं और ये फ्लोरीन को रिलीज करते हैं। दूसरे स्टेप में ये फ्लोरीन जाके दूसरे NO2 से अटैच होके एक और NO2F दे देगा। आपको क्या बताना है? विच स्टेप इज RDS, विच स्टेप इज RDS। सेकेंड आपको बताना है व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। फाइन, विच स्टेप इज RDS, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है जो हमने पिछले किया था। फर्स्ट स्टेप सबको पता चल गया, फर्स्ट स्टेप इज RDS। ओके, अच्छा उसको RDX नहीं करना है,
किसी को ये तो नहीं सुना जाता, किसी को ये तो नहीं सुनाई दे रहा कि सर आरडीएक्स कौन सा स्टेप होता है? तो आरडीएक्स इज नॉट ए स्टेप, इट इज समथिंग एल्स। आरडीएफ दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फाइन, फर्स्ट है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि पहले में आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। ये जो फ्लोरीन है, मॉलिक्यूलरिटी इज करेक्ट आंसर। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन नाम का कोई प्राणी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटोमिक एटोमिक फॉर्म ऑफ फ्लोरीन विच इज ए काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। क्योंकि फ्लोरीन जहां भी हम लिखते हैं F2 लिखते हैं, मोलिकुलर एटोमिसिटी 2 होती है फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन एटोमिक स्टेप में है। हाँ प्राणी। so this F is intermediate, F is intermediate, that we can say this is unstable, hence this is non-existing, hence this flow is very slow, this step is very slow, that's why this step is RDS। और यहाँ पे आप मॉलिक्यूल काउंट कर लें, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, एक NO2 का है, एक F2 का है, तो मॉलिक्यूलरिटी। so first step is RDS step and the molecularity is 2. This is bimolecular reaction. The reaction whose molecularity is 2 is known as bimolecular reaction. एक और question, write down next question. Write the order and molecularity of the reaction. Write the order and molecularity of the reaction. This is NH4NO2 use N2 plus 2H2। यहाँ पे भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें अमोनियम नाइट्राइड जो है डिकम्पोज होके N2 दे रहा है और H2 दे रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी तो अभी की हमने, याद होगी सभी को। विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में हो रही है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? कितने मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ओनली वन मॉलिक्यूल, so it is unimolecular reaction, so the molecularity is 1 as the reaction is elementary, fine। इस elementary reaction की एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों ही सेम होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फोर एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको नोट करके लिख लो। फोर एलिमेंट्री रिएक्शन order is equal to molecularity, order is equal to molecularity। तो फर्स्ट वन मॉलिक्यूलरिटी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो ऑर्डर भी 1 होगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो द ऑर्डर इज आल्सो 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट्री रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स में ये लागू नहीं होता, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। डन, टेक ए स्क्रीनशॉट। Fine. Next is differential rate law and integrated rate law। तो ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। कंपटीशन की बात करें या बोर्ड की बात करें, तो नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज इंटीग्रेटेड एंड डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, पहले इसको समझते हैं, फिर ये होता क्या है और फिर इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है।
तो डिफरेंशियल रेट लो की बात करें, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को देखिए, this is A moles of A will react with B moles of B will give you product. A moles of A will react with B moles of B will give you product. Fine. तो क्या हम इस रिएक्शन को देख के ऑर्डर या फिर मॉलिक्यूलरिटी पे कमेंट कर सकते हैं? नो, बिकॉज जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर समथिंग, बी की पावर समथिंग, दोस पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए और बी। तो वो पावर ए और बी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, लेट सपोज इट इज एक्स, बी की पावर वाई। So if we remove this proportionality, rate is equal to something constant into this expression. But rate को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि आपको याद होगा तो हमने ओवरऑल रेट और स्पीसीज की रेट सीखी थी बच्चों। तो हम ए के रेस्पेक्ट में रेट लिखें तो ए के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो जाएगी? दिस इज -1 अपॉन ए या फिर 1 अपॉन ए माइनस डी ए अपॉन डी टी। This is rate of reaction of species divided by its coefficient, hence it will give you overall rate. D के रेस्पेक्ट में लिखें तो this become 1 upon B minus of dB upon dt. क्लियर? ये भी रेट है और ये किसके बराबर हो जाएगी? रेट कांस्टेंट टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y। तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, यहाँ पे हम डी टर्म काम ले रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल। इसलिए ये जो लॉ हमने लिखा दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। अब जब हम इन डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन करना आता सभी को, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, फॉर्मूला याद होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो जब हम डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट लो। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डी बाई डी टी और डी बाई डी एक्स। तो दिस इज अवर डिफरेंशियल रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो और रेट एक्सप्रेशन। क्लियर? तो इसको आप याद रखें। कैसे हमने लिखा? रेट का एक्सप्रेशन लिखा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स से वेरी हुआ, ए का ऑर्डर एक्स है, बी का ऑर्डर वाई है, प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट आ गया। फिर हमने रेट लिख दिया, ए की फॉर्म में लिख दिया, बी की फॉर्म में लिख दिया, फिर रेट कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिया। सारी रेट थी डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लो। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लो। क्लियर? तो अब हम तीन ऑर्डर का डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर और फिर सेकंड ऑर्डर। तो ये तीनों ऑर्डर हमारे करिकुलम में है। देन तो इजी कौन सा रहेगा? इंटीग्रेटेड रेट लो। इसमें आपको सिंपल सी वैल्यूज आएगी, एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएंगे। बट यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लो में आपके पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, डी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस है। और यदि आपको याद हो तो ये हमने स्लोप निकाल निकाल के कैलकुलेट की थी। तो इट इज डिफिकल्ट टू डील विथ डिफरेंशियल रेट लो because instantaneous rate are calculated by using slope. That's why we will prefer integrated rate law over differential. इसको लिखें, write down. The differential rate law is expressed in instantaneous rate of reaction. The differential rate law is expressed in differential rate of reaction, which is calculated by the slope of curve at given point, which is calculated by the slope of curve. Okay, so लिखें, fine, write down. The differential rate law is expressed
the differential rate law is expressed in terms of instantaneous rate. The differential rate law is expressed in terms of instantaneous rate, in terms of instantaneous rate, which is calculated by the slope of curve, which is calculated by the slope of curve at given point of time, which is calculated by slope of curve at given point of time, which is usually complicated. जो complicated होता है, obviously slope कैसे निकालेंगे? Calculated by calculating the slope at a point of time, which is usually complicated. Full stop. Full stop. The integrated rate law is derived. The integrated rate law is derived by integrating this differential rate law. The integrated rate law is derived by integrating this differential rate law, which is easy to deal. Derived by integrating this differential rate law, which is easy to deal. So जब भी न्यूमेरिकल करने होंगे तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को याद रखेंगे और उसी की मदद से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. तो अब ये जो इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल रेट लॉ है, ये हमें अलग अलग ऑर्डर्स के लिए डिराइव करने हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए. सो राइट डाउन हेडिंग, दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो अब जो हमारा डिस्कशन होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अलोंग होगा. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो जीरो ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटेड. अब उससे पहले सीखते हैं कि कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है. तो आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शन जो है जिनका ऑर्डर जीरो होता है. सो आई एम राइटिंग हियर सम रिएक्शन whose order is zero. First is enzyme catalyzed reaction. Enzyme catalyzed reaction. याद होगा सभी को, और नहीं याद है तो ये हम चैप्टर 5 के सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. बायो वाले बच्चों को तो याद होगा, काफी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, जैसे यूरिया का हाइड्रोलिसिस जाइमेस में होता है. Maltose is also an enzyme which converts maltase to maltase is enzyme which converts maltose to glucose. Urea is enzyme which converts urea to NH3 and water. Clear? NH3 water CO2. इस तरह से कुछ एंजाइम होते हैं और एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम आता है. एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ये हमारे बॉडी में ही होता है. क्लियर? इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग थिंग. इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. तो जो भी रिएक्शन जिसका कैटलिस्ट एक एंजाइम होगा वो सारी जीरो ऑर्डर होगी. नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी वो फोटोकेमिकल होती है, वो सारी जीरो ऑर्डर होगी. थर्ड इसका मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल है, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? जीरो. इस तरह से हमें जनरली याद रखें. थर्ड रिएक्शन एक हैबर प्रोसेस होता है. हैबर प्रोसेस, दिस इज आल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज N2 plus 3H2 will give you 2NH3. It is also zero order. H2 plus Cl2 will give you 2HCl. It is also a zero order. Ammonia formation. Very good. Haber process is the formation of ammonia in the presence of iron catalyst. और ये H2Cl2 ये भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस होती है. अल्टीमेटली ये इसी का एग्जांपल है. फाइन.
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आपको याद रखना है कि इन रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 है। कौन सी? एंजाइम कैटेलाइज, फोटोकेमिकल, हेबर प्रोसेस, और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन। फाइन। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो एग्जांपल थे जीरो ऑर्डर के, तो इसको लिखते हैं दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सारे जीरो ऑर्डर के एग्जांपल हैं। फाइन। अब हम सबसे पहले वेट 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 लेट मी डाउट किस हो गया, इसमें वीडियो डाउट। Photosynthesis is also included in this book. Yes, photosynthesis is also included in this reaction because photosynthesis is carried out in presence of sunlight, and sunlight की presence में जो होती है that is photosynthesis. So you can say photosynthesis is another example of photochemical which is zero order. Fine. So zero order के लिए हम एक hypothetical reaction लेते हैं, फिर एक general expression निकालेंगे. So let us consider the conversion of this A into product. तो बच्चों ये derivation 4 से 5 मार्क्स का ये बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझें। A gives you the product, तो हम इसका रेट कैसे लिखेंगे? हाउ यू विल राइट द रेट? रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dA by dt, isn't it? रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dA by dt। रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी? A की कॉन्सेंट्रेशन के। बताओ यहाँ पे पावर क्या लगेगी? What will be the power? Which order we are discussing? This is zero order. तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? तो हमने एक रिएक्शन एज्यूम की जिसमें A हमारा रिएक्टेंट है, that is converting to product. Rate is given by minus dA by dt, that is rate of disappearance of A. इसको 1 से डिवाइड कर दिया तो ये ओवरऑल रेट भी यही हुई, that is proportional to reactant की concentration की power something, because we are discussing zero order, so power is 0. Fine. तो अब हम क्या करेंगे? Rate minus dA upon dt. If we remove this proportionality, then it would be k, and again a की power 0, and something power 0 is 1. तो a की power 0 की जगह हम क्या रख देंगे? 1. क्लियर? एक बार यहाँ तक आप इसका पिक लीजिए, बाकी मैं इसको रफ करके करवाऊंगा बिकॉज वो हम एक जगह ही करेंगे। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हमारा रेट एक्सप्रेशन जो था, जो हमने dA by dt के फॉर्म में लिखा, दैट वाज आवर डिफरेंशियल रेट लो। देखें ध्यान से बोर्ड पे, जो हमने dA अपॉन dt की फॉर्म में लिखा, दैट इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट एंड a की पावर 0, ये d by dt की फॉर्म में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज आवर डिफरेंशियल रेट लो। इज व्हाट? डिफरेंशियल रेट लो, क्योंकि यहाँ d by dt टर्म अपियर हो रहा है। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है, तो जैसा हमने लिखा कि इंटीग्रेटेड रेट लो कैन बी डिराइव बाय इंटीग्रेटिंग दिस डिफरेंशियल रेट लो। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्रॉपर लिमिट डाल के। तो लिमिट पहले समझेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब, हम ए अल्टीमेटली हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो बार बार स्क्वायर ब्रैकेट लिखने से अच्छा हम उसको सी लिख दें। क्लियर? बट एनसीईआरटी में हो सकता है बच्चों, आज आप जाके चेक करना, एनसीईआरटी में कई कई जगह रिएक्टेंट को आर काम में लिया है, गेटिंग माय पॉइंट, प्रोडक्ट को पी काम में लिया है, हमने यहाँ पे ए काम में लिया है, और हम उसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम ए की जगह सी रख रहे हैं। क्लियर? ताकि बार बार आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना पड़े। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो व्हाट आई एज्यूम दैट I is equal to A is equal to C. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C। तो हमने A की जगह इस बार रख दिया C, तो दिस बिकम dC by dt इज इक्वल टू K,
ए की जगह रख दो सी की पावर 0 क्या हो गया 1। डन। ए की पावर 0 1 और सी की पावर भी 0 1 ही होगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन से पहले हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है, ए जब हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो टी इक्वल टू 0 पे ए की कंसंट्रेशन होगी सी नॉट, और जब टी टाइम बाद हम मेजर करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी सी टी। ध्यान से समझना, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। what is C naught? C naught is the initial concentration of reactant at time t. What is CT? It is the concentration of reactant after time t. अब जैसा मैंने बताया, आप C की जगह A भी रख सकते हो, तो you can represent it as A naught, you can represent it as AT. क्लियर? तो अब हम इसका लिमिट डाल देते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दिस बिकम DC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ DT। इस माइनस को उस तरफ लेके जाएं तो DC इज इक्वल टू माइनस के DT। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पे क्या बन गया ये, DC इज इक्वल टू माइनस ऑफ के DT। पुट द लिमिट, जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था C नॉट, जब टाइम t है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है CT। समझ आ रहा है सभी को? क्योंकि यहाँ पे हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट c की लगाई, यहाँ पे हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिमिट t की लगाई। फाइन। तो देखो ये जो k है दैट इज रेट कांस्टेंट। ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट से वेरी होता है। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज अ कांस्टेंट, तो बाहर निकाल देंगे। तो दिस बिकम DC C नॉट से CT माइनस के इंटीग्रेशन DT 0 टू T। अब याद होगा सभी को इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल, डायरेक्टली x ही होता है। dx का इंटीग्रेशन इज x, तो DC का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इट्सेल्फ C बन गया। लिमिट रख दो C नॉट से CT, माइनस के को एज इट इज रहने दो। अब DT, dx का x होता है, DC का C होता है, तो DT का क्या हो जाएगा T। T की लिमिट डाल दी 0 से T। फाइन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप मैं इस तरफ ले रहा हूँ। फाइन, अपर और लोअर लिमिट डालो, इस बिकम CT इस अपर माइनस लोअर इज C नॉट, माइनस के है ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट T माइनस 0, T माइनस 0। अब थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो ये बन जाएगा आपका CT माइनस C नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT। तो फाइनल एक्सप्रेशन इज CT इज इक्वल टू C नॉट माइनस KT। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। CT इज इक्वल टू C नॉट माइनस KT। क्लियर? अब देखो ये जो लॉ मिला है, ये जो एक्सप्रेशन आया, ये इंटीग्रेशन के बाद आया है। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डन। नाउ मेंशन व्हाट इज KT, इनको मेंशन कर दें। व्हाट इज CT? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant after time t, after time t। What is C naught? C naught is your initial concentration of reactant, initial concentration of reactant। What is K? K is rate constant, and what is T here? T is the time simply। फाइन। तो ये इसका डिफरेंशियल रेट लो था, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर 0। इसमें डी बाई डी टी का फॉर्म है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल रेट लो। इसका हमने ए की जगह सी रख दिया, इट इज फॉर आर कन्वीनियंस, ताकि बार बार स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना पड़े। तो सी रख दिया तो ये बन गया माइनस डी सी अपॉन डी टी, ये 1 हो गया, पावर 0 थी। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, दो लिमिट रखी। लोअर लिमिट क्या थी, 0 टाइम पे C नॉट कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, T टाइम बाद CT। फिर सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, DT को उस तरफ भेजा, माइनस को उस तरफ भेजा, तो DC माइनस के DT,
दोनों तरफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया, लिमिट डाली, 0 टाइम पे सी नॉट, टी टाइम पे सी टी, ये कांस्टेंट था बाहर निकाला, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dc का c हो गया, dt का t हो गया, ये को एज इट इज रख दिया, लिमिट डाल दी, ct माइनस सी नॉट t माइनस सी, सॉल्व किया, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया बच्चों, ct इज इक्वल टू सी नॉट माइनस kt। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब भी एग्जाम में आ गया इट इज अ जीरो ऑर्डर, तो जल्दी से ये जो फॉर्मूला है ये दिमाग पे आना चाहिए। क्लियर? विच फॉर्मूला? ct is equal to c naught minus kt. Fine. So it is our integrated rate flow. Take a screenshot. ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, एक दो बार जब आप रफ में करोगे तो ये याद हो जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला विदाउट एनी कंफ्यूजन याद होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ और बेसिक टर्म्स है बच्चों जीरो ऑर्डर से रिलेटेड। So this formula is used for only zero order. Yes, this is only for zero order. If your reaction is first or second order, we are going to derive different expression. जब जीरो ऑर्डर आए तभी ये फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर का कुछ और होगा, सेकंड ऑर्डर का भी कुछ और होगा। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ऑर्डर है, जीरो, फर्स्ट और सेकंड। और वैसे डिराइव करना चाहे तो इंटीग्रेशन किसी भी ऑर्डर का हम कर सकते हैं, बट इन आवर सिलेबस द रिएक्शन इज अप टू सेकंड ऑर्डर। देन so next is what is half life time और half life period। हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ये टर्म तीनों ऑर्डर में आएगी, जीरो में भी पढ़ोगे, फर्स्ट में भी पढ़ोगे, आप सेकंड ऑर्डर में भी पढ़ोगे। फाइन, सो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट हमारा 50 मोलर था, 50 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, मीन्स 50 का 25 कब हो जाएगा, तो इस ड्यूरेशन को हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। देन तो राइट डाउन द डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है। तो ओवरऑल ऑर्डर में आपको एक इंटीग्रेटेड रेट फ्लो और एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो राइट डाउन, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड for the 50% completion of the reaction. It is the time required for 50% completion of the reaction. मतलब रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। और करके लिख दूं, और करके एक और डेफिनेशन, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, it is the time required so that the concentration of reactant, it is the time required so that the concentration of reactant becomes half of initial, so that the concentration of reactant becomes half of initial concentration, become half of initial concentration। तो देखो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। इफ वी टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में हमने देखा ct बराबर c नॉट माइनस kt आया, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लो। अब हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कब आएगा, t इज इक्वल टू टी हाफ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, देखो t इक्वल टू टी हाफ, दिस टी हाफ इज हाफ लाइफ, द नोटेशन ऑफ टी हाफ इज t, तब स्क्रिप्ट में हाफ लगा दो, दिस इज हाफ लाइफ। जब t इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा तो जो सी टी है, टी टाइम बाद की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल सी नोट थी, तो बताओ सी टी कितना हो जाएगा, एनीवन? सी नोट इनिशियल थी, हाफ लाइफ में आधी हो जाती है, तो टी टाइम बाद सी नोट से घट के कितना हो जाएगी, सी नोट अपॉन 2। तो दैट इज द रिलेशन, जब टी बराबर टी हाफ हो जाएगा तो टी टाइम बाद सी टी जो है, टी टाइम बाद की कॉन्सेंट्रेशन दैट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल सी नोट बाई 2। अब इन दोनों को हम इस इक्वेशन 1 में यूज लेते हैं और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो सी टी की जगह रख दो
टी की जगह टी नॉट अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के, टी की जगह क्या रख दोगे, टी हाफ, हाफ लाइफ, सो दैट इसको थोड़ा सा सोल्व करें, के टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू, एलसीएम ले लिया टू, के टी हाफ इज इक्वल टू, दो एलसीएम ले लो तो ये बन गया टू सी नॉट माइनस सी नॉट, और सिंपली दिस इज सी नॉट अपॉन टू, सिंपली यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू क्या आ गया, टी नॉट बाई टू के, दिस इज द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन मोर फैक्टर, जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इवन, क्लियर। तो हाफ लाइफ कैसे निकाला, जब टी इक्वल टू टी हाफ होगा, हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन घट के कितनी हो जाएगी, आधी, स्टार्टिंग में सी नोट थी, देखिए बोलते कैसे होगा, हाफ लाइफ हम डिस्कस कर रहे थे, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, जब टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस एक ही है, टी इक्वल टू जीरो पे 100 मोल, क्लियर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि टी टाइम बाद घट के कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाए, तो 100 का आधा कितना होता है, 50, इसी तरह से इसका मतलब ये जो टी टाइम है, ये टाइम डिफरेंस क्या हो गया, हाफ लाइफ, इतने में आधी हो, तो मैंने क्या किया, जब टी इक्वल टू टी हाफ, रिएक्शन से हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन घट के कितनी हो जाएगी, हाफ, तो ये रिलेशन बना दिया। अब हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन है, टी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो दैट सी टी की जगह हो गया सी नॉट बाई टू, टी की जगह हमने रख दिया टी हाफ, थोड़ा सा सोल्व किया, एलसीएम लिया तो हाफ लाइफ आ गया, टी हाफ इक्वल टू सी नॉट अपॉन टू के, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, व्हाट इज दिस, दिस इज हाफ लाइफ टाइम, half life period for zero order reaction, for zero order reaction, clear, is there any doubt, check your screen for, then तो एक बार इसको आप रिवाइज करके आएंगे और रफ में बैठ के आप एक बार इसको सोल्व करोगे, डेरिवेशन को पूरा रेट लो डिराइव करोगे, डिफरेंशियल रेट लो हमने कैसे लिखा, इंटीग्रेशन कैसे किया, फाइनल एक्सप्रेशन कैसे आया और हाफ लाइफ कैसे निकाला, क्लियर। तो दिस इज योर टूडेज होमवर्क, एक बार आप उसमें घर पे जाके रफ में फिर से पूरी डेरिवेशन को ट्राई करोगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ओवर जीरो ऑर्डर, और उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।